अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एमरात चैनल में। आज हम दो चीज़ों पर बात करने वाले हैं। पहला, पाकिस्तान एयरफोर्स के GF-17 थंडर बहरेन एयर शो में पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें तेजस पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, लेकिन उसके अलावा GF-17 की इस पार्टिसिपेशन में क्या नई चीज़ें होंगी। और उसके अलावा साउथ कोरियन और नॉर्थ कोरियन एयरफोर्सेज एक दूसरे के आमने सामने आते आते बाल बाल बच गई, और नॉर्थ कोरिया की एयरफोर्स अभी भी इस काबिल है कि वो उड़ रही है। इस पर बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। यहाँ बात की जाए तो 5 नवंबर को GF-17 थंडर, जो नंबर 2 स्क्वाड्रन से तल्लुक़ रखते थे, GF-17 थंडर के ब्लॉक 2 बहरेन पहुँच चुके हैं। और यहाँ जो नई चीज़ है हमें देखने को मिलती है कि नॉर्मली GF-17 थंडर एरोबैटिक्स के दरमियान एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रोब का यूज़ नहीं करते, क्योंकि GF-17 थंडर की जो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रोब है ये डिटैचेबल है। मतलब इसे लगाया भी जा सकता है और इसे निकाला भी जा सकता है। इसका आउटर पार्ट में एक हिस्सा होता है, वहाँ आप एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रोब को लगा सकते हैं। इसमें 15 से 20 मिनट लगते हैं। नॉर्मली फ्लाइट परफॉर्मेंस के दौरान GF-17 एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रोब नहीं लगाते, जो कि नॉर्मली लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए ड्रैग पैदा करती है, क्योंकि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पहले ही छोटे होते हैं, छोटा इंजन होता है, तो उनको या तो रिट्रैक्टेबल एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रोब दे दी जाती है जो उनकी बॉडी के अंदर चली जाती है, या वो डिटैचेबल होती है जैसे GF-17 में या J-10Cs में है। इस एयर शो की बात की जाए तो यहाँ तेजस एयरक्राफ्ट इस दफ़ा पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जबकि जो फ्लाइट परफॉर्मेंस है जो यहाँ बहुत वाज़ेह है वो F-16s की होगी, F-15s की और GF-17 थंडर्स की। और इन तीनों जहाज़ों की एरोबैटिक परफॉर्मेंस देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि इन्हीं से आपके जो कस्टमर्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। और ये भी हमें शायद इस एयर शो में पता लगे कि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रोब के साथ किस तरह की हमें एरोबैटिक स्किल्स देखने को मिलती हैं, या जो एक इंडियंस का बेबुनियाद इल्ज़ाम है कि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रोब नहीं होती, वो भी यहाँ शायद उनको समझ आ जाएगी कि ये डिटैचेबल होती है। ये पाकिस्तान एयरफोर्स तभी यूज़ करती है जब उसने एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करनी हो। बिला वजह एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रोब नहीं लगाई जाती, क्योंकि ऑब्वियसली वो ड्रैग पैदा करती है। तेजस के FOC स्टैंडर्ड का मसला क्या है कि वहाँ से आप डिटैचेबल कर नहीं सकते, क्योंकि वो रेडोम के बिल्कुल ऊपर लगी हुई है, वो बिल्कुल नोज कोन के ऊपर आ जाती है। अगर आप उसे डिटैचेबल बनाएंगे या उसे उतारेंगे बार बार तो उससे रडार को मसला होगा, और यही चीज़ बहुत बड़ी खामी भी है अगर आप इसे थोड़ा सा डिग इन करके समझें। और GF-17 की जो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रोब है वो इसकी कैनोपी के करीब है, जहाँ से आप इसे बासानी उतार भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। इसमें सिर्फ 15 से 20 मिनट लगते हैं। यहाँ तेजस और GF-17 थंडर की पार्टिसिपेशन की बात की जाए तो 2016 का बहरेन एयर शो वो एयर शो था जिसमें GF-17 थंडर और तेजस दोनों ने हिस्सा लिया था। जबकि यहाँ तेजस की बात की जाए तो अभी तक तेजस ने 2-3 एयर शोज़ में ही हिस्सा लिया है, जिसमें बहरेन एयर शो 2016 में, दुबई एयर शो 2021 में। जबकि अगर GF-17 थंडर की पार्टिसिपेशंस की बात की जाए तो GF-17 थंडर इससे बड़े एयर शोज़ में हिस्सा लेता आया है, जैसे फानबोरो एयर शो, इज़मीर एयर शो जो कि टर्की में होता है, दुबई एयर शो, पेरिस एयर शो जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो समझा जाता है, उसके बाद यूहाई एयर शो जो कि चाइना में होता है। ना सिर्फ ये, बल्कि पोलैंड एयर शो 2018 में वहाँ भी GF-17 ने हिस्सा लिया था, जबकि तेजस ने मलेशिया में होने वाले लीमा एयर शो 2020 में पार्टिसिपेट किया था। यहाँ GF-17 थंडर और तेजस की पार्टिसिपेशन देखी जाए तो तेजस ने सिर्फ 3 एयर शोज़ में हिस्सा लिया है, जबकि GF-17 थंडर ने 7 या 8 या इससे भी ज़्यादा एयर शोज़ में हिस्सा लिया और मुख्तलिफ वक्तों में हिस्सा लिया है। इनकी टोटल तादाद तो फिर ज़्यादा बन जाएगी, 10-15 से भी ज़्यादा। तो बहरहाल यहाँ अगर देखा जाए तो GF-17 थंडर ने अब तक तकरीबन 1,40,000 फ़्लाइट आवर्स मुकम्मल किए हैं, और 3 कंट्रीज़ इसे यूज़ कर रही हैं, पाकिस्तान, म्यांमार और नाइजीरिया। और रिपोर्टेडली दूसरी भी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो कि इन्हें मुस्तकबिल में एक्वायर करेंगी। दूसरी चीज़ की बात करें तो नॉर्थ कोरियन और साउथ कोरियन एयरफोर्स के स्टैंड ऑफ को तफसीली अगर हम डिग इन करें, 4 नवंबर को नॉर्थ कोरिया के 180 फाइटर प्लेन्स को देखा गया साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के दरमियान जो एरिया डिस्प्यूटेड टेरिटरी है उसके अंदर, और वहाँ साउथ कोरिया ने अपने 80 फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल किया, मतलब उनके जवाब में भेजा। इन 80 फाइटर जेट्स में साउथ कोरिया के F-35A, F-15s और F-16 एयरक्राफ्ट थे। और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ साउथ कोरिया उन्होंने कहा कि प्रिसाइजली ये नहीं कहा जा सकता कि नॉर्थ कोरिया ने किस किस्म के फाइटर जेट्स को यूज़ किया, लेकिन नॉर्थ कोरिया की एयरफोर्स ऑलमोस्ट ऑब्सोल्यूट हो चुकी है आज के दौर में। जैसे जहाज़ इस वक्त नॉर्थ कोरिया के पास है, ऐसे ऑलमोस्ट इस वक्त दुनिया में कोई भी मुल्क यूज़ नहीं कर रहा। नॉर्थ कोरियन एयरफोर्स की बात कर लें, इनके पास पुराने शेनयांग F-5 एयरक्राफ्ट हैं 106 की तादाद में,
J6 है, शेनयांग J6 जो पाकिस्तान भी पहले यूज़ करता रहा है, ये 97 की तादाद में है। इल्यूजन 28 एयरक्राफ्ट है, ये मीडियम बॉम्बर H5 भी इन्हें कहा जाता है, ये 80 की तादाद में है। Su-25 Su-7 जैसे पुराने सोवियत इरा के फाइटर जेट्स इनके पास मौजूद हैं, लेकिन कुछ ऐसे फाइटर भी हैं जो थोड़ा बहुत गुजारा कर लेंगे, जैसा कि चेंडू J7 है जिसे F7 भी कहा जाता है, MiG-23, MiG-21 और MiG-29। लेकिन ये साउथ कोरिया के मुकाबले में एक सिटिंग डक है, क्योंकि साउथ कोरिया के पास F-16 है, F-15 है और इवन F-35A है, और आने वाले वक्त में उनके पास KF-21 एयरक्राफ्ट भी आ रहा है। तो साउथ कोरिया इस वक्त लीड लेता है और हर लिहाज से वो नॉर्थ कोरिया को आउट परफॉर्म कर देता है। ये फाइटर जेट्स इतनी बड़ी तादाद में नॉर्थ कोरिया ने उड़ाए क्यों? क्योंकि 3 नवंबर को नॉर्थ कोरिया ने 3 मिसाइल टेस्ट किए थे, और ये मिसाइल टेस्ट साउथ कोरिया के बिल्कुल चूंकि करीब हुए, तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का आपस में एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी का मसला चलता है शुरू से ही, और दोनों मुल्क एक दूसरे के दुश्मन हैं। इसी दौरान साउथ कोरिया ये दावा करता है कि एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो नॉर्थ कोरिया ने चलाया था वो फेल हो गया और वो क्रैश कर गया। बहरहाल नॉर्थ कोरिया ने इसकी कोई तस्दीक नहीं की। इसी दौरान नॉर्थ कोरिया ने अपने 180 फाइटर जेट्स को उड़ाया, उनके थ्रू एयर टू ग्राउंड एंड दूसरे वेपन्स वगैरह फायर किए, और एक एक्सरसाइज कंडक्ट की जिनको उनके किम जोंग उन जो वहाँ के डिक्टेटर हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया। उसके मुकाबले में नॉर्थ कोरिया ने अपने फाइटर जेट्स को उड़ाया, क्योंकि अगर ये फाइटर जेट्स एकदम अपना पाथ चेंज करते या हमला करते तो उसके जवाब में साउथ कोरिया के पास भी एक क्विक रिएक्शन फोर्स होनी चाहिए थी, या उनको रोकने के लिए आपके पास कोई बंदोबस्त होना चाहिए था। उसके लिए बेसिक काम था कि आप अपने जहाज़ों को भी हवा में ले जाएं। तो उन्होंने अपने 80 फाइटर जेट्स गिराए, और एक फाइटर जेट, जैसा कि अगर हम F-16 की बात करें तो उस पर 4 BVR मिसाइल हैं, और अगर ये 4 BVR मिसाइल फायर करते तो मेरा नहीं ख्याल कि नॉर्थ कोरिया का कोई जहाज़ इनसे बच सकेगा, क्योंकि ये पुराने सोवियत इरा के जहाज़ हैं। आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से ये मुकाबला बेहतर तरीके से नहीं कर सकते। दूसरी तरफ कुछ दिन पहले साउथ कोरिया और अमेरिका ने भी आपस में मशक़ें कंडक्ट की थी, और इन्हें विजिलेंट स्टॉर्म का नाम दिया गया था। इसमें उन्होंने नॉर्थ कोरिया को एक किस्म का थ्रेटन किया था, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की तरफ से ये बातें आ रही हैं कि वो अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं। इसी के चलते उन्होंने 2 नवंबर को 25 मिसाइल टेस्ट किए, सिर्फ एक दिन में। एक दिन में उन्होंने 25 मिसाइल फायर किए, और उसके बाद ये टेंशन्स बढ़ चुकी हैं। और फिर 4 नवंबर नॉर्थ कोरिया ने अपने 180 जहाज़ उड़ा दिए। अब यहाँ ये भी बड़ी अजीब बात है कि नॉर्थ कोरिया की एयरफोर्स अभी तक जहाज़ उड़ा रही है, मतलब जितने इनके पास पुराने जहाज़ हैं, और 2006 के बाद इन्होंने कोई नया फाइटर जेट नहीं खरीदा, मतलब दुनिया से इनकी तिजारत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल दुनिया से कट के रह गई है। तो उसने में भी ये बहुत बड़ी बात है कि इनके पास इतने पुराने जहाज़ हैं, उड़ने के काबिल रखे हुए हैं। हालांकि अक्टूबर के शुरू में भी नॉर्थ कोरिया ने 150 फाइटर जेट्स उड़ाए थे, और उनसे एयर टू ग्राउंड और दूसरे क्रूज मिसाइल वगैरह फायर किए थे। यहाँ नॉर्थ कोरिया ने ये कहा था कि एक हमारे पास स्पेशल एयर वेपन डिलीवरी सिस्टम है, या एयर वेपन सिस्टम है, जिससे हम दुश्मन की एयर बेसिस को बहुत ही कम अरसे में तबाह कर सकते हैं। बहरहाल उसके मुकाबले में भी साउथ कोरिया ने फाइटर जेट्स उड़ाए, और ये मामला इसी तरह चलता आ रहा है पिछले 1-2 माह से। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।